नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। बड़ी तकलीफ बढ़ती जा रही है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का रिश्ता कभी भी अच्छा नहीं था जब से पिछले महाराष्ट्र के चुनाव हुए हैं। पिछले महाराष्ट्र के चुनाव के दौरान जब मैं वहां पे था तो बड़ा स्पष्ट था कि जमीन पर शिवसेना और बीजेपी की गहरी और जबरदस्त लड़ाई थी। यह कतई भी भूलने की जरूरत नहीं है कि शिवसेना और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़े थे। बल्कि मुझे याद है नासिक में एक रैली के दौरान मैंने उस समय नितिन गडकरी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के सीनियर लीडर है, मैंने उनसे पूछा भी था। मैंने कहा क्या कोई उम्मीद बनेगी शिवसेना और बीजेपी के साथ आने की? गडकरी साहब बाद में सही साबित हुए जब मैंने उनसे पूछा था, क्योंकि तब मुझे गडकरी साहब ने कहा कि हाँ, ऐसी क्यों नहीं उम्मीद बन सकती। लेकिन ग्राउंड पर, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, बहुत एनिमोसिटी थी, बहुत झगड़ा था और जमकर दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। बाद में लोगों ने यहां तक सवाल उठाया कि फिर क्या जरूरत थी उद्धव ठाकरे को यह फैसला लेने की कि कोई भी किस्म का रिश्ता वो रखे बीजेपी के साथ। अंततः बहुत सारी बातचीत हुई, बहुत लोगों ने कहा कि बीजेपी ह्यूमिलिएट कर रही है उद्धव ठाकरे को। उसके बावजूद उद्धव ठाकरे ने फैसला लिया बीजेपी के साथ जाने का। तब से बीजेपी और शिवसेना के रिश्ते कतई भी दुरुस्त नहीं है। हाल में साफ साफ शिवसेना ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल पर में जो विस्तार हुआ है उस पर जब हमला किया तो साफ साफ कहा कि सभी चेहरे भारतीय जनता पार्टी के हैं, गठबंधन के नहीं हैं, यानी कि एलाइज। और शिवसेना के बारे में हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी सबसे पुरानी साथी है। ये वो पार्टी है शिवसेना, जब अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, मैंने कितनी बार उनको ये कहते हुए सुना, जब वो बीजेपी के पक्ष में दलील देते थे कि बीजेपी क्यों अनटचेबल है, अछूती है भारतीय राजनीति में, कोई उसके साथ आने के लिए तैयार नहीं है। ये वो समय है, उस समय से शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन मोदी युग जब आया, मोदी राज जब आया, तो ये रिश्ते और भी खराब होते गए। एडजस्टमेंट हुआ कैबिनेट में, कोई दो राय नहीं है, लेकिन बार बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, बार बार ऐसी स्थिति बनती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, सामना में एडिटोरियल के जरिए शिवसेना सीधा प्रहार करती है मोदी सरकार पर और साथ में महाराष्ट्र की स्थिति पर। तो कई बार ये हो चुका है। ये बहुत अनईजी पॉलिटिकल रिलेशनशिप है, जैसी रिलेशनशिप इस समय से पहले भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की नहीं रही है। इससे कहीं मधुर रिश्ते रहे हैं दोनों पार्टियों के बीच। मेरे साथ वेंकटेश केसरी मौजूद है। वेंकटेश एक बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं, हमने वो समय देखा है प्रमोद महाजन और बाल ठाकरे और अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी का, जब ये रिश्ते बहुत मधुर थे। लेकिन मोदी राज में ये रिश्ते जो हैं ये बहुत कटुता से नजर आ रहे। मेरे साथ केशव उपाध्याय है जो कि भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, और मेरे साथ ही प्रसाद काते हैं। प्रसाद भी बहुत लंबे वक्त से देख रहे हैं महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी की राजनीति को। पॉइंट बहुत क्लियर है कि हाल के कैबिनेट एक्सपेंशन को भी उद्धव ठाकरे ने डायरेक्टली, सीधे तौर पर, इधर उधर नहीं, सीधे तौर पर कहा कि यह सारा भारतीय जनता पार्टी का एक्सपेंशन है। नरेंद्र मोदी पर फिर से निशाना साधा और इसमें सहयोगियों की, साथियों की कोई जगह नहीं है। ये रिश्ता इतना कड़वाहट भरा फिर कब तक और किस कदर आगे चलेगा? सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम वापस आते हैं अपनी बातचीत पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार से दूर रहने वाली शिवसेना महाराष्ट्र सरकार से उसकी कीमत मांग रही है। गुरुवार को महाराष्ट्र कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। महाराष्ट्र कैबिनेट में शिवसेना के कोटे से केवल 2 राज्य मंत्री पद ही खाली हैं, जबकि वह केंद्रीय कैबिनेट के खाली रखे राज्य मंत्री पद के बदले में महाराष्ट्र में एक कैबिनेट मंत्री पद बढ़ाकर मांग रहे हैं। माझी आणि मुख्यमंत्र्यांची जुजबी चर्चा झालेली आहे, परंतु ज्या वेळेला ते नक्की होईल त्यावेळेला सगळ्या गोष्टी स्पष्ट होतील। बीजेपी को अपने कोटे से 3 सहयोगी दलों को पहले से ही मंत्री पद देने हैं। ऐसे में सत्ता के लिए शिवसेना का मोल भाव बीजेपी के लिए घाटे का सौदा साबित हो रहा है। सूत्रों की माने तो बीजेपी शिवसेना को तय कोटे में ही सीमित रखना चाहती है। इसी वजह से
शिवसेना को बीजेपी का फाइनल ऑफर है तो एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री पद का। इस राजनीतिक घमासान के बीच बीजेपी के कोटे से गुरुवार कम से कम 7 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इनमें से 3 पद सहयोगी दलों को मिल सकते हैं। इसी के साथ मंत्रियों के विभागों में बदलाव की संभावना है, जिसमें विवादित मंत्रियों के नाम सबसे ऊपर बताए जा रहे हैं। मुंबई से प्रसाद काथे, एनडीटीवी इंडिया। तो एक तो महाराष्ट्र की स्थिति है और दूसरी स्थिति है कि ये पूरा रिश्ता जो है शिवसेना के साथ एक युग था। अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीति का, लाल कृष्ण आडवाणी की राजनीति का, बाल ठाकरे की खुद की राजनीति का, उन सबसे रिश्तों का, उसमें एक बड़ी भूमिका प्रमोद महाजन जैसे नेता की होती थी। अब ये सब कुछ बदल चुका है। ये नरेंद्र मोदी अमित शाह पीरियड है बीजेपी पॉलिटिक्स का, और इसमें लगातार अपनी जगह टटोल रहे हैं, तलाश रहे हैं उद्धव ठाकरे। जो प्रभुत्व के साथ शिवसेना राजनीति करती थी वो शिवसेना नहीं कर पा रही। वेंकटेश केसरी, उसके बाद मैं प्रसाद और केशव के पास आऊंगा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम उस युग के ट्रांजिशन की है, क्योंकि वहां पे भी अब उद्धव ठाकरे हैं, बाल ठाकरे रहे नहीं। यहां पे भी अब ना आडवाणी है, ना वाजपेयी है, ना कोई प्रमोद महाजन है। आप एक नए डिस्पेंसेशन से डील करें। मैं लगातार देख रहा हूं, महाराष्ट्र इलेक्शन से आज तक देख रहा हूं कि ये रिलेशनशिप, ये रिश्ता जो है ये स्ट्रीमलाइन कतई नहीं हो रहा है। और शिवसेना की तरफ से ये ज्यादा सार्वजनिक है, क्योंकि वो क्रिटिसाइज करते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं, वो एडिटोरियल में लिखते हैं, वो किसी भी आलोचना पर बीजेपी की और नरेंद्र मोदी के कोई मौका नहीं छोड़ते। अभी क्या महाराष्ट्र में ऐसा है, शिवसेना और भाजपा का रिश्ता वो पुराना नहीं रहा। इसका प्रमुख कारण नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी के उदय के समय ये लगने लगा था कि रिश्ता मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने एक समय पर अपने तरीके से शिवसेना की आलोचना तक की है जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। नरेंद्र मोदी ने एक जमाने में महाराष्ट्र में खुद को हिंदू हृदय सम्राट प्रोजेक्ट किया था। बिल्कुल सही बात। महाराष्ट्र में हिंदू हृदय सम्राट एक ही थे, वो थे बाल ठाकरे। तो वहां से घटना वो शुरू हुआ। महाराष्ट्र ज्योग्राफिकली महाराष्ट्र और गुजरात बॉर्डर स्टेट है, तो उनके इंटरेस्ट क्लैश होते हैं। जो बात आडवाणी और वाजपेयी के साथ और बाल ठाकरे के साथ नहीं हुई थी, क्योंकि यहां से शुरू हुआ। नंबर 2, उन्होंने ये लोकसभा चुनाव में या असेंबली चुनाव में दिखा दिया कि शिवसेना नंबर 2 की पार्टी है। महाराष्ट्र में शिवसेना नंबर 1 की पार्टी होती थी जब शिवसेना भाजपा का गठबंधन होता था, और केंद्र में भाजपा बड़े भाई के रूप में काम होती थी। अब भाजपा शिवसेना छोटी हुई है। ये जो कैबिनेट बना है उसके अंदर पहली बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं है। जब शिवसेना भाजपा का पहला गठबंधन हुआ तो भाजपा शिवसेना का डिप्टी चीफ मिनिस्टर था। अच्छा, पोर्टफोलियो का जो भी प्लम पोर्टफोलियोज थे, होम मिनिस्टर शिवसेना बीजेपी के पास में आया था। मनोहर जोशी चीफ मिनिस्टर थे। तो सब प्लम जो मालदार खाते हैं वो शिवसेना को मिले नहीं है। तो पॉलिटिकली शिवसेना को दबाने की कोशिश। एक चीज मैं जानना चाहता हूं उसके बाद, ये बात थोड़ी सी समझ के बाहर है कि जब ये तय करके भारतीय जनता पार्टी ने तय करके शिवसेना से रिश्ता तोड़ा, फिर ये लोग अलग अलग चुनाव पे गए। ग्राउंड पे बहुत ज्यादा एनिमोसिटी थी। हमने देखा, मैंने उस चुनाव की गांव देहात यात्रा की। शिवसेना बीजेपी कस के एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी जमीन पर महाराष्ट्र में। उसके बाद क्यों ऐसी स्थिति आई? क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी मजबूरी थी उद्धव ठाकरे की कि बाहर रहने के बजाय वो गवर्नमेंट के साथ आए? रिश्ता तो बिगड़ चुका था। ऐसा है अभिज्ञान, पावर के बगैर पार्टी चलाना बहुत मुश्किल है। पार्टी के कार्यकर्ता को मनोबल रखना ये बहुत डिफिकल्ट होता है। उसके फाइनेंसेस का अलग एस्पेक्ट है, जबकि जब आपका जो अलाई है वो सत्ता में है और हम बाहर है, ये 5 साल चलाना। लेकिन अलाई नहीं थे ना, इसलिए मैं वेंकटेश पूछ रहा हूं। अलाई की स्थिति तो टूट चुकी थी, उस समय इलेक्शन से पहले तो टूट चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। दोनों ने आमने सामने कस के चुनाव लड़ा। नहीं, लेकिन उसके अंदर एक एस्केप रूट शिवसेना ने रखा था। अनंत गीते को बाहर नहीं निकाला था। उस समय महाराष्ट्र में टूटा था, लेकिन केंद्र में शिवसेना भाजपा के साथ में थी। यही आपको अंदाजा होगा, बिहार में भी ऐसा हुआ था। जब अटल जी की सरकार में, मनमोहन सिंह की सरकार में, ये रामविलास पासवान और लालू एक के खिलाफ खड़े रहे बिहार चुनाव में, लेकिन केंद्र में साथ में थे। इसके ऐसे चमत्कार पहले भी हुए हैं, महाराष्ट्र में अभी भी हो रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि वो एक रास्ता खोल के रखा था शिवसेना ने, खोल के रखा था, क्योंकि पूरा तोड़ा नहीं था। अभी ठीक है, मैं केशव उपाध्याय के पास आने से पहले, प्रसाद, प्रॉब्लम अब ये है, और ये समस्या है, इस पर हमने पहले भी बात की है, पहले भी चर्चा की है कि ये उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं इस लालच में कि सत्ता में वो बने भी रहें और साथ में बीजेपी के विरोध भी करें, वो बहुत इनडिसाइसिव नजर आते हैं कभी कभी।
क्या आपको लगता है असली प्रॉब्लम ये है? और स्वाभाविक है, बीजेपी के पास नंबर बेहतर है, आंकड़े बेहतर है, प्रभुत्व बेहतर है, जो पहले शिवसेना का होता था, तो बीजेपी अपने हिसाब से ह्यूमिलिएट करती है, बार्गेन करती है। प्रसाद, बिल्कुल। दरअसल एक बड़ा जो एक सवाल शिवसेना के सामने है वो यही है कि करना क्या है, और करना क्या है इसके साथ अगला सवाल उनके लिए उभरता है, करना कैसे है। यानी राजनीति कैसे करनी है इसका जवाब उनको ढूंढना होगा, और जिसकी तलाश में उनके पिछले 2 साल गुजर गए। चुनाव अलग लड़ा, चुनाव में उन्होंने अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रोजेक्ट किया जिसके खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी थी, जिसका फायदा उन्हें 63 उम्मीदवार जितवाने में हुआ। लेकिन जब बाद में वो जिस भाषा के प्रयोग के साथ चल रहे थे, अंततः अचानक से वो माइल्ड हो जाते हैं, कभी कभी अचानक से वो बहुत ज्यादा उग्र रूप धारण कर लेते हैं, और इसके सबके बावजूद वो सत्ता में बने हैं। दरअसल एक बड़ा कंफ्यूजन अगर शिवसेना का कहीं है तो वो ये है कि वो अभी भी अपने आप को मानसिक रूप से नंबर 2 मानने को तैयार नहीं, एक। और दूसरी बात यह है कि वो अभी भी उस बाल ठाकरे एरा में है जहां पर शिवसेना के सामने, शिवसेना प्रमुख इस पद के व्यक्ति के सामने तमाम भाजपाई नतमस्तक होते थे। अब आंकड़े बदले हैं, ताकतें बदली हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो सम्मान, वो रिस्पेक्ट और साथ ही साथ वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, और वो कहीं ना कहीं मलाल है। लेकिन फिर भी आप मानते हैं वेंकटेश केसरी की बात की शिवसेना के लिए पूर्ण मजबूरी यह है कि सत्ता के साथ रहे, सत्ता के साथ दिखे, अन्यथा रिश्ता टूटने के बाद, अलग चुनाव लड़ने के बाद वो कॉम्पनसेशन या वो एडजस्टमेंट, पॉलिटिकल कॉम्पनसेशन की मैं बात कर रहा हूं, या एडजस्टमेंट ना मिलने के बाद, आलोचनाओं के बाद, सार्वजनिक करने के बाद, संपादकीय में लिखने के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद, क्यों उद्धव ठाकरे बने रहते हैं? एक थ्योरी मुझे अच्छी तरह से याद है, जब भी मैं मुंबई में होता हूं, आप लोगों से बात करता हूं, तो लोग कहते हैं साहब उद्धव ठाकरे डरते हैं इस बात से कि कहीं उनकी पार्टी ना टूट जाए, बीजेपी जो है उनके एमएलएस को तोड़कर अपनी ताकत ना बढ़ा ले। क्या ये सब फियर्स हैं जो जिससे उद्धव ठाकरे डील कर रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि मैं बहुत ही जिम्मेदारी से यह बयान करूंगा कि इस समय शिवसेना के अंदर 3 स्तर की शिवसेनाएं काम कर रही हैं। एक वो शिवसेना है जिसे बाला साहब ठाकरे ने स्थापित किया और उसके कार्यकर्ता अभी भी उस पार्टी में बने हैं, जो कभी भी बीजेपी को अपने से ज्यादा वर्चस्व प्राप्त करते देखना पसंद नहीं करते। एक वो शिवसेना है जो कि जीत कर आ चुके लोगों की है और वो चाहते हैं कि हमें अब और कुछ मिलना चाहिए। और एक वो तीसरी शिवसेना है, वो ये हमेशा से चाहती है कि हमें कुछ ना कुछ मिलने के लिए जो हाथ में है उसे भी छोड़ देना चाहिए। तो ये 3 शिवसेनाएं अलग अलग लेवल पर शिवसेना के अंदर ही काम करती है, और इनमें से एक बेहतर विकल्प ढूंढने के लिए जब उद्धव ठाकरे एक आध कदम आगे बढ़ाते होंगे तो उन्हें सबसे बेहतर विकल्प, जो थोड़ी देर पहले वेंकटेश ने बताया, वही लगता होगा कि सत्ता के साथ बने रहो, कम से कम पार्टी एकजुट रहेगी और पार्टी में जलाने के लिए कुछ ना कुछ मौका मिल जाए। आप ये कह रहे हैं कुल मिलाकर अभी की कैलकुलेशन या अभी का गणित शिवसेना का ये है कि सियासी तौर पर नजरअंदाज मत होइए, अगर पावर है तो पावर प्ले में रहिए। केशव जी, अब सारे सवाल आपके लिए होंगे, पूरा समय आपको धन्यवाद इस बात का कि आप इत्मीनान से सुन रहे थे। आप लोग क्यों इतनी तकलीफ पैदा करने पर आमादा हैं शिवसेना के? आप लोगों को क्या अंदर से कोई आत्मीय शांति मिलती है बीजेपी को शिवसेना के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करके? आपके देखिए, जब आपके, और मैंने वो युग बड़े करीब से देखा है, वेंकटेश ने देखा है, जब अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी का वो संसद का भाषण सब याद करते हैं, जब वो कहते थे कि भाई ये बीजेपी अछूती क्यों है, तो जब आप लोग अछूते थे तब आपके साथी हैं उस समय के। लेकिन ऐसा लगता है आप लोगों ने ठान ली है कि जितना संभव हो वो उतना शिवसेना को ह्यूमिलिएट करना है हमें। जी केशव जी। धन्यवाद अभिज्ञान जी। सबसे पहली मेरी एक विनती है कि मेरा नाम सिर्फ थोड़ा करेक्ट कीजिए, मैं उपाध्याय नहीं उपाध्याय हूँ। मेरी एक विनती है कि थोड़ा सा वो करेक्ट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये जरूर होगा। सारे आपके और इसके लिए आपसे मैं माफी, आपके सारे, हाँ मैं आपके सवाल, नहीं माफी नहीं, ये हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन, मैं इसमें कोई माफी की जरूरत नहीं। हमारी निर्देशिका ने तुरंत कान में बता दिया कि ये सही हो जाएगा। जी यस, ये दूसरा इसमें कि ये सारी जो चीजें हैं, ये मैं सारे सवालों का जवाब देता हूँ। आप जो कह रहे हैं कि ह्यूमिलेशन बहुत सारा किया गया है, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं 2-3 बातें यहाँ रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो एक बात समझ, मैं बात रखता हूँ ना, क्यों नहीं सहमत। सबसे पहली बात तो अटल जी अडवाणी एरा का आपने यहाँ दाखला दिया, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन उस समय भी चाहे हम सीटें कम लड़ते थे, प्रसाद जी काथे यहाँ बैठे हैं, वो हमारे बहुत सालों से, आप भी यहाँ की राजनीति देखते हैं, हमारा स्ट्राइक रेट उस समय भी ज्यादा था शिवसेना से।
स्वाभाविक है, अभी लोकसभा चुनाव हम एक साथ लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी को पूरी मेजोरिटी मिली थी, तब भी शिवसेना हमारे साथ थी, हमारे जो सेंट्रल कैबिनेट में थी शिवसेना आज भी है। दूसरी उसमें बड़ी बात, जब भी अलायंस टूटी थी, विधानसभा चुनाव हमने अलग अलग लड़े, कुछ मतभेद हुआ वो तो सब जाहिर है, उसमें मैं वापस टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन उसके बाद भी उस समय भी हम अलग अलग लड़े, अलग अलग। उस इलेक्शन के दौरान स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने, जबकि शिवसेना हमारे पर बहुत अटैक कर रही थी, तब भी भारतीय जनता पार्टी और खुद नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र में आके ये कहा था कि मैं बाला साहब ठाकरे या शिवसेना पे टिप्पणी नहीं करूंगा, टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। ये आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने उस समय ये स्टैंड लिया था कि हम इस प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। एक दूसरा, उसके बाद भी ये एक में ऐसा इलेक्शन आपने देखा होगा कि सेंटर में मिनिस्टर बैठे हैं, वो अलायंस में बैठे हैं, और स्टेट में वो अपोज में लड़ रहे हैं। ये बहुत ही विचित्र परिस्थिति थी। वो कैबिनेट में बैठे थे, यहाँ वो कैंपेन के लिए भी नहीं आए सेंटर के मिनिस्टर, वो वहां एक साथ थे और यहाँ अलग अलग वहां अटैक कर रहे थे। फिर भी हमने कुछ समय उसने कहा कि हमने ठीक है, वो उनकी मर्जी है, वो सेंटर में हमारे साथ है, हम उसमें कोई बात नहीं करना चाहते। दूसरी तीसरी बात है कि हम जो एक इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आया, पब्लिक ने चाहा कि हम एक साथ आ जाए। पहले वो अपोजिशन में बैठे थे शिवसेना, तभी हमारी सरकार पे विश्वासदर्शक प्रस्ताव भी पारित हुआ था। उसके बाद शिवसेना आई और बहुत दिनों के बाद चर्चा होने के बाद ये डिसाइड तय हुआ था, ये डिसीजन हुआ था कि किस प्रकार से कितने मिनिस्टरशिप मिलेंगे, क्या होगा, और ये सारा दोनों में पार्टी में तय होने के बाद शिवसेना अंदर आई थी। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि बीजेपी ने कुछ थोपा और उसके वजह से शिवसेना अंदर आई। दोनों पार्टी के लीडर में बहुत दिन चर्चा चलती रही, लगभग 15 दिन, एक महीना, यानी कि पहले अपोजिशन लीडर शिवसेना थी, उसके बाद वो शिवसेना सत्ता में आई, और जब दोनों में डिसाइड हुआ उसके बाद शिवसेना अंदर सत्ता में आई। इस प्रकार हमने कोई ना ह्यूमिलाइज किया। अभी जो तय है, हमने तो जो छोटे छोटे पार्टनर हमारे हैं, चाहे रिपब्लिकन पार्टी के रामदास आठवले हो, जानकर हो या बाकी सारे हैं, हमने जो उनको प्रॉमिस किए थे उनको भी जानकर और मेटे जैसे जो छोटे खोत, ये जो छोटे छोटे पार्टीज है, वो भी आज हम एमएलसी बन गए। जो हमने प्रॉमिस किए वो सारे प्रॉमिस भारतीय जनता पार्टी पूरी कर रहे हैं। एक मिनट सुनिए, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, आपको शिवसेना और उद्धव ठाकरे डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को अटैक कर रहे हैं। जरा ध्यान से इस बात को सुनिए। आप एक पुराने साथी हैं, वो आप वापस रिश्ता तोड़ दीजिए, अलग अलग रहिए, खिड़की खोल के रखिए, दरवाजा खोल के रखिए, वो आप लोगों की प्रॉब्लम है। लेकिन आपके एक पुराने साथी के नेता आपके प्रधानमंत्री को, वैसे ये बात सच और इसको मैं भी मानता हूं कि किसी भी मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो प्रधानमंत्री का निर्णय होता है, उनका प्रेरोगेटिव होता है। इसीलिए और भी ज्यादा ये दुखदाई है कि उनको शिवसेना से अटैक का मुझे नहीं पता आप लोग का महाराष्ट्र में क्या अरेंजमेंट है और आप लोग क्या अरेंजमेंट करने वाले हैं। प्रसाद काथे की रिपोर्ट के हिसाब से एक कैबिनेट, एक राज्य मंत्री पर एडजस्टमेंट होगा, लेकिन सेंटर में आपका क्या एडजस्टमेंट है? क्यों उद्धव ठाकरे अटैक कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को जब वो अपना कैबिनेट एक्सपैंड कर रहे हैं? बताइए। नहीं, सवाल ये है कि ये हमारे कार्यकर्ताओं में भी पिछले कुछ दिनों में भावना थी। कुछ कार्यकर्ताओं ने आर्टिकल लिख के भी हमारे लोगों ने भावना व्यक्त की थी कि आप हमारे साथ सत्ता में बैठे हैं, हमारे साथ है, और फिर भी इस प्रकार से हो सकता है। लेकिन एक बात तो आप ये समझ लेनी चाहिए, ये दोनों अलग पार्टी है, ये कोई एक पार्टी नहीं थी। अब दोनों अलग पार्टियां हैं, हम हमारी तरफ से बढ़ने की कोशिश करेंगे, वो उनकी तरफ से बढ़ने की कोशिश करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम भी होना नहीं चाहिए एक दूसरे को। लेकिन जब बढ़ते हो तो 90 के दशक से दोनों अलग पार्टी, बिल्कुल मैं वही मान रहा हूँ, शिवसेना, बिल्कुल वही मान रहा हूँ। यहाँ वेंकटेश बैठे और उस वो पूरा समय और इतिहास हमारे सामने का है। तो बीएमसी में शिवसेना के काबिज होने के बाद से भारतीय जनता पार्टी से शिवसेना का सियासी रिश्तों की, जिसे कहते हैं एक किस्म की अलायंस, तो अलग पार्टियां तो वो तब से हैं जब आप लोगों ने पहली बार गवर्नमेंट फॉर्म की महाराष्ट्र में, तो अलग स्वरूप की पार्टियां तो दोनों तब से थी। और उसके बाद जरा मेरा एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो जैसे वेंकटेश केसरी ने कहा कि हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर नरेंद्र मोदी ने अपने आप को पोजीशन किया, बाल ठाकरे उस पोजीशन के लिए जाने जाते थे, लेकिन इन सबके बीच में एक मॉडरेट फेस के अटल बिहारी वाजपेयी थे। तब भी आप लोग अलग पार्टियां थे। अटल बिहारी वाजपेयी तो वो चेहरा नहीं रखते थे जो संभवतः इन नेताओं का है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस या ये सारी पेचीदगियां तो तब भी थी इस रिश्ते में। कड़वाहट जो है केशव जी, वो पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। हाँ केशव जी। यस, मैं बिल्कुल मानता हूं कि बाला साहब ठाकरे, अटल बिहारी वाजपेयी और ये बाकी एरा एक अलग था, आज का एरा अलग है। और सबसे उसके लिए सबसे बात में ये स्वीकार लेना चाहिए कि पॉलिटिक्स हमेशा बदलता है।
मैंने उस समय भी कहा, मैंने अभी इस शुरुआत में कहा कि उस समय भी चाहे हम सीटें कम लड़ते थे, लेकिन हमारा स्ट्राइक उस समय भी शिवसेना से ज्यादा था, कम नहीं था। आप पूरा रिकॉर्ड निकालेंगे, प्रसाद जी यहाँ बैठे हैं, वो शायद फिगर हमें बताएंगे भी। लेकिन वही चलता है कि हमारा परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा महाराष्ट्र में रहा, और अलायंस टूटने के बाद तो वो ज्यादा अच्छा रहा। हमने सारा इतिहास हमने देखा है, ये सारे इतिहास है। अब इस स्वाभाविक जो चीजें हमने कही थी, अगर समझो हम कहते कि ये सारा जो एक बार अलायंस में तय होता है कि हम ये 4 चीजें अभी अलायंस दोनों पार्टी एक साथ आके एक एक्सेप्ट करके तभी अलायंस होता है, वन वे अलायंस तो हो नहीं सकता। और तब जब मैं आपका पॉइंट एग्जैक्टली, और तभी जाके स्टेट में अपोजिशन से लेके वो जो स्टेट में हमारे गवर्नमेंट हमारे साथ आए, तब वो अलायंस में हमारी 4 चीजें, उन्हें 4 चीजें बताई, हमने 4 चीजें बताई, उसमें से जो तय हुआ उसके बाद वो गवर्नमेंट में है। और जो बताया गया, मैंने इसलिए जानबूझ के उदाहरण दिया कि जो छोटे छोटे घटक पक्ष है उनको भी हमने सम्मान दिया। हमने जो कहा वो हम दे रहे पूरा। आप ही को पॉइंट को मानते हुए उसी में से प्रश्न कर रहा हूं आपसे कि जब आप खुद कह रहे हैं कि सब कुछ तयशुदा तरीके से हो रहा है, तो क्यों बार बार संपादकीय से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करके शिवसेना क्यों प्रश्न पूछती है? जब आप लोगों का एक प्री सेट अरेंजमेंट है, तो प्री सेट अरेंजमेंट के हिसाब से 2 साथियों की तरह सरकार चलाइए। बार बार सार्वजनिक आलोचना सार्वजनिक तौर पे जो होती है, ये क्यों आ रही है? ये तो बड़ी, इसका मतलब कि देयर इज अ प्रॉब्लम, समस्या है इस रिश्ते में। जी बताइए। नहीं, जो प्रसाद जी ने इसके पहले विश्लेषण किया था कि जो आंकड़े बदल चुके हैं, ऐसा है कि पॉलिटिक्स में हमेशा जो वस्तु स्थिति है जो हमें स्वीकार लेनी चाहिए, और अगर हम नहीं स्वीकार लेते पॉलिटिक्स में, तो मुझे लगता है कि उसमें कोई सही बात नहीं होती, वो सही आकलन नहीं होता।